नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। दिग्विजय जब भी बोलते हैं बवाल खड़ा ही हो जाता है। दिग्विजय के एक और बयान पर सियासी बवाल मच गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की बात को लेकर सियासत गर्मा गई। क्लब हाउस पर चैट के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल अनुच्छेद 370 फिर से लाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। कहा, जम्मू कश्मीर देश भारत का मुकुट है, देश का मुकुट है। कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। वहीं वीडी शर्मा ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सिंधिया ने भी प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती। इधर कांग्रेस दिग्विजय के बचाव में उतर आई है। भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब। ये हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने का काम करते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है, मैं इस बात की मांग करता हूं कि ये जो आज उन्होंने ये जो चैटिंग उन्होंने जो की है, क्लब चैट जो हुई है, और क्लब चैट के अंदर पाकिस्तानी पत्रकार का सम्मिलित होना, ये इस देश की सुरक्षा से लेकर के इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए भयानक खतरा है। नहीं, ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह पगला गए। पगलाए हुए तो पहले से ही थे, पर दिग्विजय सिंह जी को यह समझ लेना चाहिए कि एक दिग्विजय सिंह नहीं, 100 बार दिग्विजय सिंह पैदा हो जाएं, 100 दिग्विजय सिंह पैदा हो जाएं, और एक बार नहीं 100 बार कांग्रेस मरे और जन्म ले ले। किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में अब कश्मीर में 370 लागू कर दे और बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दे। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को, 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। सिंधिया ने भी ट्वीट कर निशाना साधते हुए लिखा, कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती। कांग्रेस की पॉलिसी, कांग्रेस की नीति और नीयत का सत्य मुझे आश्चर्य नहीं करता। कांग्रेस की नीति और नीयत का सत्य सिंधिया को आश्चर्य नहीं करता। उन्होंने लिखा कि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि दिग्विजय साहब ने इस तरह की बयानबाजी की। उन्हें पता है कि दिग्विजय जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर जारी किए गए विवादित वीडियो पर दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया। ट्वीट कर लिखा कि अनपढ़ जमात को शैल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। जिस बयान पर दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए थी, वो इंग्लिश के किसी एक शब्द को लेकर उसमें अंतर समझाने की बेवजह कोशिश कर रहे हैं। अनपढ़ जमात बता दिया। धारा 370 को लेकर दिग्विजय के बयान का कांग्रेस ने बचाव कर दिया। इसे बीजेपी आईटी सेल की करतूत बता दिया। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। सेल की फितरत हमेशा रहती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भ्रमर में फंसती है तो इस तरह के फर्जी जोड़ तोड़ के ऑडियो वायरल कर देते हैं। जब दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि ये शैल और कंसीडर में फ़र्क नहीं समझ पाते, ऐसे अनपढ़ लोग हैं। मैं समझता हूँ कि उनके वीडियो का और मामला क्लियर हो जाता है। कुल मिला के हम तो ये पूछना चाहते हैं इनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लूटा क्यों। और बीजेपी से बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश जी, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, हालांकि अब तो माफी नहीं मांगी गई, अभी तक आप लोगों को एक बड़ा मौका भी मिला। आप ये बताइए, क्या जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शैल और कंसीडर में फर्क नहीं, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही बीजेपी? दिग्विजय सिंह बहुत सोच समझकर बोलते हैं और दिग्विजय सिंह आपको याद होगा वो शख्सियत हैं जिनके राज्य में इंटरनेशनल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सिमी, जब वो मुख्यमंत्री थे, उसका जन्म उनकी बाहों में हुआ है जब वो मुख्यमंत्री थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भली भांति समझते हैं। इसके बावजूद भी केंद्र में सरकार होने के बाद भी गृह मंत्री को वो बाकायदा सिमी के पक्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिखते रहे कि नहीं भी उसको काम करने दो। और फिर उसके बाद लगातार सभी गतिविधियों में आपने देखा, चाहे वो बाटला हाउस की बात हो, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो कहते थे कि 26/11 का जो हमला है वो आरएसएस के लोगों ने कराया है। और आज सोचिए एक इंटरनेशनल प्रेस फोरम पे जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं, वो यदि ये बात कहते हैं कि, और एक पाकिस्तानी पत्रकार के पूछने पर कहते हैं, वो कह सकते थे कि भाई कश्मीर भारत का विषय है, हमारा इंटरनेशनल जो स्टैंड है वो हमेशा ये रहा है, कश्मीर जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने पाकिस्तान के उस रिपोर्टर को ये कहा, करेस्पॉन्डेंट को, कि 370 यदि कांग्रेस आती है तो हम पुनर्विचार करेंगे। आज देखिए ताला लगा हुआ है जी, आप बने रहिएगा। इस वक्त जेपी धनुपिया साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। धनुपिया जी, बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है और आप लोग कह रहे हैं कि शैल और कंसीडर में फर्क समझ में नहीं आता, आप समझाएंगे धनुपिया साहब कि शैल और कंसीडर में क्या फर्क आप लोग समझाना चाह रहे हैं? क्या बयान को वाकई तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? देखिए कमरुद्दीन जी, सवाल ये है किन परिस्थितियों में ये बात हुई है और किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो देश में ऐसा माहौल बना देते हैं ये लोग कि जैसे बहुत बड़ा किसी ने पहाड़ वो कर दिया है। दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जैसा ये लोग बोल रहे हैं। क्या कहा, जरा बताएंगे आप? कहा है दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि जिस समय धारा 370 हटाई गई थी उस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं थी। इट वॉज नॉट लीगल वे टू टेक डिसीजन। और जो लीडर्स थे वो सब जेल में डाल दिए गए थे, उनकी भी कंसर्न नहीं दी गई थी। ये बोलना कौन सा गुनाह हो गया? नहीं धनुपिया साहब, देखिए मुद्दों से हम भटकाएंगे नहीं, आमने सामने का मुद्दा एक सटीक पॉइंट पर होता है। आप सिर्फ इतना बताइए, क्या सत्ता में आएंगे तो पुनर्विचार करेंगे? कोई पुनर्विचार वाली बात ना उन्होंने कही है, ना होने का कोई सवाल उठता है। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, कोरोना के अंदर मध्य प्रदेश में लाखों 1,70,000 लोगों की मौत रिकॉर्ड पर है। उसको ये लोग रीलुक करेंगे, अंग्रेजी में कहा है। क्लब हाउस बन गया, क्लब हाउस का ये आ गया, ऐप बन गया एक ही दिन के अंदर। यानी धनुपिया साहब, यानी आप मान लिया जाए कि आप
दिग्विजय जो कह रहे हैं उसके समर्थन में नहीं है? नहीं, समर्थन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप लोग, मीडिया के लोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर गलत। नहीं, मीडिया के लोग गलत नहीं बोल रहे हैं सर, आप मीडिया पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही है, अभी उन्होंने कहा ही नहीं। बोलेंगे पूरी ये और मीडिया अगर इल्जाम बोल रही मीडिया है पे। सर तो मीडिया पूरी गलत नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आप मीडिया पे लांछन ना लगाएं, दिग्विजय सिंह को समझाएं कि देश को तोड़ने वाला यह बयान बिल्कुल जायज नहीं है। कहा है, आप लोग समझिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा जब डिटेल दिया गया तब विधानसभा नहीं थी, लीगली होना चाहिए थी और नेताओं का डिस्कशन। और ये शैल करेंगे, शैल रिकंसीडर। कहाँ आ गया भाई इसमें? भाजपा के पास लोगों में मुद्दे नहीं है, हारे हुए हैं, मरे हुए हैं कोरोना में, लोगों की उनकी बात को टालने के लिए नया सब्जेक्ट लेके आ गए। आप कहाँ कौन क्या कर रहा है? हितेश जी जवाब दीजिए। देखिए, आपका जो सवाल था बहुत सटीक है, जिसको धनुपिया जी जिससे बच गया, डॉज कर दिया है और बहुत क्लियर है कि चलिए मान लिया हमने सब, लेकिन एक पाकिस्तानी करस्पॉन्डेंट को ये कहना कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, अंग्रेजी में कहा उन्होंने, और शायद अंग्रेजी पुनर्विचार नहीं कहा, बेहतर कोई नहीं समझता, तो मुझे ऐसा लगता है कहा है सर। अच्छा, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया है, उस पर रिकॉल वाली बात हो सकती है, लोगों से बात करी जाएगी। क्या ये क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रिवोक करेंगे। रिवोक करने का डिसीजन तब होता है जब लोकसभा चलती है और रिवोक तो हो गया है। लेकिन धनुपिया जी सवाल तो ये भी है ना सर, जब कहा गया दिग्विजय सिंह से कि आप अपने बयान को सही तरीके से पेश करें तो वो शैल और कंसीडर में फर्क समझा रहे हैं। यस, सही समझा रहे हैं। आप कम से कम एक सटीक बयान दे देते, माफी मांग लेते, कौन सा आप छोटे हो जाते देश के सामने। नहीं, ये शैल और कंसीडर में से ये क्या मानते हैं बताइए, धनुपिया जी क्या चाहते हैं? ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन मुझे धनुपिया जी आप क्या चाहते हैं सर? शैल के साथ जाएंगे, कंसीडर के साथ जाएंगे? धनुपिया जी बढ़ाया जा रहा है बात को, ऐसा लग रहा है हम लोग देशद्रोही हो गए। ये देश धनुपिया जी, ये तो ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह जी ने। पार्टी के क्या है देश की आजादी में? धनुपिया जी, दिग्विजय सिंह जी ने तो ट्वीट करा था कि शैल और कंसीडर में अंतर नहीं आ रहा, तो आप बता दीजिए आर यू गोइंग फॉर शैल और कंसीडर? लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा धनुपिया जी, शैल और कंसीडर को आपको बताना पड़ेगा, दर्शक भी देख रहे हैं सर। देखिए, शैल कंसीडर का मामला आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मेरी बात का मतलब ये नहीं था, जिसको कंसीडर करने वाली अरे भाई, शैल है या कंसीडर है ये तो बता दीजिए। क्या क्या कर रहे हैं और माहौल हम किसके साथ जाएं सर, शैल के साथ, कंसीडर के साथ? डाल रहा है मीडिया, उसको आगे बढ़ा रहा है, मजे ले रहा है मीडिया। नहीं, मीडिया मजे नहीं ले रहा सर, ये आप मीडिया पे आरोप नहीं लगा सकते धनुपिया जी। देखिए, मीडिया इसीलिए है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। देखिए, कोरोना में लोग मर गए, वो देखिए, इन सब पर चर्चा करिए भाई। गरीबों के रोजगार देखिए, छोटे छोटे नहीं तो ऐसी बयानबाजी, देश को तोड़ने वाली जो बयान होते हैं। कहाँ आप एक गलत बात को लेके आगे बढ़ा रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी ने तो क्यों गलत बात दिग्विजय सिंह ने क्यों कही? बहुत से मुद्दे इस देश के अंदर, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, चरम पर है ये मुद्दे। अरे भाई, तो वो दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं बोले उन मुद्दों पर? वो क्यों बोले 370 पर? बर्बाद कर दिया, ये मुद्दे हैं। मीडिया थोड़ी ना बोल रहा है 370 पर। आप लोग इस बातों पर चर्चा करा रहे हैं, नहीं मतलब नहीं है, बस भाजपा को वेटेज देना, ये आई थिंक इट इज नॉट प्रॉपर एंड डिनाइड। आप हमेशा पाकिस्तान का समर्थन क्यों करते हैं? पाकिस्तान माथे पे लिखा क्यों कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं? माथे पे नहीं लिखा था। क्यों दिग्विजय सिंह फिर से 370 वहां पर लगाकर उसको पाकिस्तान को सौंपना चाहते हैं? क्या कारण है ऐसे, बताइए ना साहब। उन्होंने क्यों नहीं समझाया कि पाकिस्तान और भारत में कोरोना की दवाइयां कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं? उसकी बजाय वो कश्मीर पर बोल रहे थे। अड्डा दिखा दिया जो कश्मीर को दिखाता नहीं था। सर, दिग्विजय सिंह कोरोना पर क्यों नहीं बोल रहे थे? हितेश जी, लेकिन धनुपिया साहब उनके बयान के साथ नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है, सत्ता में आए तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सर देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने तो ट्वीट भी कहा शैल और कंसीडर, यानी कि या तो शैल के साथ जाएंगे, कंसीडर के साथ जाएंगे। अगर हाँ, तो इसका मतलब या तो आप 370 को शैल करेंगे या उसके, अरे भाई ये समझ ही नहीं। जबकि कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, धनुपिया जी को छोड़ दीजिए, दिल्ली कांग्रेस के सीधे सीधे बयान है कि हमारे यहाँ पर ये एजेंडा ही नहीं है, वो पास हो चुका है। इसका मतलब दिग्विजय सिंह किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस लाहौर के इशारे पे काम कर रही है? क्या धनुपिया जी लाहौर के इशारे पे काम कर रहे हैं? हितेश जी, वीडी शर्मा ने कहा है कि जो दिग्विजय सिंह की गतिविधियां हैं उसकी एनआईए तफ्तीश होनी चाहिए। आप लोग कैसे जांच कराएंगे? गतिविधियां आपको संदिग्ध लग रही हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन भी दिख रहा है। अरे मैंने तो बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया था कि जिसकी बाहों में सिमी पैदा हुआ हो। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति के टापू में सिमी का उद्भव हो गया हो तो आप समझ सकते हैं कि दिग्विजय सिंह क्या चीज है। दिग्विजय सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। दिग्विजय सिंह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं
और ये आज उन्होंने फिर बिल्कुल, हम तो दिखाया है। यही कहेंगे धनुपिया साहब, वाजपेयी साहब, हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से आरोप अब मीडिया पे लगाए जा रहे हैं कि मीडिया दिखा रहा है, मीडिया साहब कुछ नहीं दिखाता है, जो दिखता है मीडिया दिखा देता है, उसमें कोई अपनी राय, हम कोई जज नहीं है सर। आप मीडिया पे लांछन ना लगाएं, हम तो वही जो देखते हैं वही दिखा देते हैं। शुक्रिया आप दोनों का। फिर के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी आक्रामक हो गई। सरकार की असफलताओं को गिनाने को लेकर बीजेपी ने महाअभियान शुरू कर दिया। आज हर जिले में राज्य सरकार की असफलताओं को लेकर बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। वहीं 13, 14 और 15 जून को हर मंडल में 5 शक्ति केंद्रों में राज्य सरकार की असफलताओं को लेकर जनता से सवाल पूछेगी। 16 और 17 जून को बीजेपी के हर मोर्चा और प्रकोष्ठ के लोग हर जिले में सरकार की असफलताओं पर कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश बीजेपी की ओर से 17 जून को पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के फीडबैक और 2.5 साल के कार्यकाल पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश कर रहे। इधर रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाएगी। 2.5 साल में प्रदेश की जनता बेहाल हो चुकी है। जनता के बीच जाने का अभियान की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और इसलिए आज मैं आपके बीच रायपुर में आपके बीच हूं। मेरे साथ जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीचंद जी हैं, दोनों मेरे जिले के महामंत्री साथ में हैं, जिले की पूरी टीम। और आज जो महत्वपूर्ण विषय है, इतिहास में सबसे ज्यादा असफल और अलोकप्रिय सरकार के रूप में इस 2.5 साल में ही भूपेश जी ने एक कीर्तिमान अपना स्थापित। इधर मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह के आरोपों पर पलटवार किया। रायपुर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने रमन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए बीजेपी ये प्रपंच कर रही। बीजेपी जब गांव-गांव जाएगी तो जनता उनसे ही सवाल पूछेगी कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों से किए वादे कभी पूरे ही नहीं किए। अभी 1 सप्ताह वो गांवों में जाकर के सरकार की असफलताओं का ढिंढोरा पिटेंगे, ऐसा वो भाजपा का कार्यक्रम है। लेकिन जब जनता पूछेगी कि आपने डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में किसानों से लगातार झूठ क्यों बोला था, आपने 270 रुपया देने का वायदा किया था, आपने 300 रुपया बोनस का वायदा किया था, आपने 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस देने का वायदा किया था, तो जनता को आपने धोखा क्यों दिया? तो इसका उत्तर और आमने सामने में आज जुड़ रहे हैं घनश्याम राजू, जो कांग्रेस के नेता हैं। केदारनाथ गुप्ता साहब बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल केदारनाथ गुप्ता साहब आपसे, 2.5 साल पे जहां सरकार जश्न मनाने की तैयारी में है और आप लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों? मैंने क्या कहा, कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं रही, आपके पास लौटूंगा केदार जी। घनश्याम राजू जी के पास चलता हूं। घनश्याम जी, बीजेपी लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है, आप लोग इसे उपलब्धियां बता रहे हैं, बीजेपी इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटने वाली है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए कमरुद्दीन जी, छत्तीसगढ़ भाजपा हो या पूरे राष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, इन्हें तो पूरे संपूर्ण भारत देश की जनता से क्षमा याचना करनी चाहिए। भाजपाइयों को क्षमा याचना इसलिए करनी चाहिए कि जिसलिए जिनकी नाकामियों के चलते देश कोरोना से संक्रमित हुआ, लाखों लोगों की मौतें हुई। अच्छे दिनों के वायदे इन्होंने किए, जनता को अच्छे दिन दिखाई नहीं पड़े। महंगाई की दुहाई देकर सत्ता पर लौटी 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ, महंगाई कम इन्होंने किया नहीं। आज घरेलू गैस के दाम क्या है, सब्सिडी इन्होंने समाप्त कर दी। खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही। और डॉक्टर रमन सिंह जी 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी नाकामी और झूठे वायदों को छत्तीसगढ़ की जनता ने भूला नहीं है, किसान भूले नहीं है। जिन किसानों ने इनकी नाकामियों से आत्महत्या की, उनके परिजन आज भी करा रहे हैं, उसे छत्तीसगढ़ की जनता भूल भी नहीं सकती। भूपेश बघेल जी की सरकार अपने वायदों के अनुसार इन 2.5 वर्षों में, चाहे वो किसानों के विषय पर हो, आदिवासियों के विषय पर हो, युवाओं के विषय पर हो या फिर सरकारी भर्ती के विषय पर हो, हर वायदों को हम पूरा करते हुए अक्षरशः आगे बढ़ रहे हैं। घनश्याम जी, क्या आपको लगता है ये सिर्फ सियासत कर रही है बीजेपी और कुछ नहीं?
निश्चित तौर पर सियासत की नौटंकी कर रही है। सियासत भी कह लेते तो थोड़ा सम्मानजनक होता, परंतु ये राजनीतिक नौटंकी जो कर रहे हैं। चलिए, तो जिनका आप उसे जवाब इन्हें नौटंकी आने बता वाले रहे समय हैं। में बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल टॉकीज चौराहे पर पेड़ गिर गया। 4 से 5 लोग पेड़ के नीचे दबे हैं। अभी तक नगर निगम की टीम नहीं पहुंची। सूचना के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। स्थानीय लोग दबे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। एक हादसा हुआ है। हालांकि नगर निगम को सूचित किया गया, कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा। ये पेड़ जो गिरा है, आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। भोपाल टॉकीज चौराहे पर ये पेड़ गिरा है। 4 से 5 लोग पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ क्योंकि नगर निगम का अमला नहीं पहुंचा। स्थानीय लोग दबे हुए हैं। जबकि शहर में अगर ये हालात हैं, नगर निगम जिस तरह से काम कर रहा है सुस्त रफ्तार से, उसको देखकर लग रहा है कि अगर राजधानी में ऐसे हालात हैं तो बाकी जिलों में कैसे होंगे। 4 से 5 लोग दबे हैं और नगर निगम के अधिकारी तत्परता नहीं दिखा पाए। कई बार सूचित किया गया, अभी तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं भोपाल से। जितेंद्र, बताइए अपडेट क्या है? देखिए कमरुद्दीन, लगातार भोपाल में मौसम बदलता जा रहा है और जो भोपाल के बड़े पेड़ हैं इन्हें अभी काटने की नगर निगम ने कवायद शुरू ही नहीं की है। मानसून सर पर आ चुका है और आज ऐसे ही भोपाल टॉकीज के पास एक बड़ा विशालकाय पेड़ एक मकान पर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें 2 लोगों की अभी कैजुअलिटी होने की सूचना मिल रही है। हालांकि मौके पर अभी तक नगर निगम का अमला नहीं पहुंचा और आसपास के लोगों ने पेड़ के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार कर ही रहे हैं। चलिए, तो कोशिशें लगातार जारी हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही निकाल लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो आमने सामने में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।